Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Business Mathematics 2. Today we will go over lecture number 22 about definite integrals. So let's see what we did last time. In last lecture we covered sections 8.3 and 18.5, additional rules of integration, differential equations, exponential growth and decay models. इसमें इंटीग्रेशन के हमने 4-5 एडिशनल रूल्स पढ़े थे और उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी क्या होती हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशंस के ही दो मॉडल थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, तो उसको भी हमने कवर किया था इस सेक्शन में, इन दो सेक्शंस में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 और इसमें सेक्शन 19.1 करेंगे। दिस इज़ अगेन अबाउट इंटीग्रेशन, ये पूरा आपके चैप्टर इंटीग्रेशन के बारे में ही है। तो 19.1 में डेफिनेट इंटीग्रल्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स शामिल होंगी। चैप्टर नंबर 19 इंटीग्रल कैलकुलस एप्लीकेशंस। अगर आप रिकॉल करें तो चैप्टर 18 भी अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस था, बट इट वाज अबाउट मेथोडोलॉजी ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रेशंस कैसे की जाती है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस क्या हैं और इस तरह की चीज़ें। अब हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है। सो चैप्टर 19 इज़ अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस एप्लीकेशंस। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रल्स कैसे किए जाते हैं। चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें इंट्रोड्यूस द डेफिनेट इंटीग्रल, illustrate the application of the definite integral in measuring areas, provide a wide variety of applications of integral calculus, illustrate the relationship between integral calculus and probability theory। ठीक है, ये सारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, और जो मेन टॉपिक्स हैं इसमें वो डेफिनेट इंटीग्रल्स जो आज हम पढ़ेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रल एज एरियाज हैं, मेथड्स ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस विद प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इन दिस सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस द डेफिनेट इंटीग्रल व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है जी। तो इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं वो क्या होता है। द डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी इंटरप्रेटेड बोथ एज एन एरिया एंड एज अ लिमिट। तो इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं, एक तो एरिया से भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है और एक लिमिट से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। कंसीडर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज पॉजिटिव शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आपको फिगर बना के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स पॉजिटिव के लिए अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ग्राफ करें तो इस तरह से ये निकलता है ग्राफ, ठीक है ना, और इस तरह ऊपर चला जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास x आ गया और ये आपके पास y आ गया जो fx है। ठीक है, y एक्सिस। अच्छा, इसमें अब हमने वो जो फिगर थी वो x पॉजिटिव के लिए, इसलिए हमने लेफ्ट साइड नहीं कंसीडर की इसकी यहाँ पे। ठीक है, x पॉजिटिव के लिए सिर्फ राइट साइड पे ये आ गया ग्राफ है। assume that we wish to determine the shaded area A under the curve between x is equal to 1 and x is equal to 3। ठीक है, तो x1 और x3 के नीचे हम एरिया निकालना चाहते हैं। ये आपके पास 1 है, 1 पे 1। ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक है, तो आपके पास एरिया जो 3 पे बन जाएगा वो ये आ जाएगा 2 और लेट्स से दिस इज 3। ठीक है, और ये था x इक्वल टू 1 पे। तो ये अगर ग्राफ एक्सटेंड करते जाएं आप, ठीक है, एक्सटेंड करते जाएं तो ज़ाहिर है 3 को उसने पास करना ही है ना। ठीक है, तो ये जो एरिया है अंडर द कर्व एंड बिटवीन 1 एंड 3, ये सारा शेडेड जो एरिया है आपके पास। ठीक है, ये वाला एरिया कर्व के नीचे नीचे x1 और x3 के दरमियान और x एक्सिस से ऊपर, ये एरिया हमने कंसीडर किया। ठीक है,
One approach is to approximate the area by computing the areas of a set of rectangles inscribed within the shaded area। ठीक है, एक तरीका जो है वो तो ये हो गया कि आप ये जो एरिया आप निकालना चाहते हैं इसमें इस तरह से करें, लेट मी अरेज दीज इनसाइड कर्व्स, तो उसमें ज़्यादा आसानी से आपको पता चलेगा। ठीक है, ये शेडेड एरिया था आपका, मैंने ये अरेज इसलिए किया है कि थोड़ा सा रेक्टेंगल्स जब मैं आपको बनाऊंगा तो आसानी से पता चलेगा। इसमें यह है कि लेट से मैं एक दरमियान में x=2 पे भी एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है ना, ये x=2 पे लाइन आ गई। ठीक है, अब ये जो थी ना, लेट से 1 पे हमने ये 1 की जो हाइट थी ना, इस पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, 2 पे ये रेक्टेंगल बना दी। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लें। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया ये निकाल के ऐड कर लें। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? देखिए ये x2 है ना, तो इसकी विड्थ क्या है? विड्थ 1 है इसकी, 1 से 2 तक गए हैं ना हम, तो ये लेंथ जो है ये 1 है। देखिए यहाँ से ये 1 लेंथ है, और इसकी हाइट कहाँ से आएगी? ये हाइट फंक्शन की वैल्यू से आएगी, f(1) से। ठीक है, तो हमने 1 जो इसकी विड्थ थी उसको f(1) से मल्टीप्लाई किया, जो हाइट है रेक्टेंगल की। ठीक है, ये रेक्टेंगल की हाइट है ना f(1), तो ये आपको ये एरिया मिल गया। ठीक है, इसी तरह अब ये अगली विड्थ कितनी है? ये भी 1 ही है। ठीक है, ये भी 1 ही है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी 1 मल्टीप्लाइड बाई, लेकिन इसकी हाइट जो है रेक्टेंगल की वो सेकंड पॉइंट से आएगी f(2) से। ठीक है, f(2) से आएगी ये हाइट। ठीक है, ये वाली जो हाइट थी ये f(2) से आई, तो इसको मैं f(2) से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये दोनों रेक्टेंगल्स की एडिशन का एरिया आ जाएगा। अब अगर इसको, ये जो एरिया रेक्टेंगल का ये तो बहुत कम है, देखिए ये भी ऐड नहीं हुआ बीच में, ये भी ऐड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये तो कोई अच्छी अप्रॉक्सीमेशन नहीं आई इसकी। तो इसमें ये होता है कि आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दें। ठीक है, अब मैं फिर इसको अरेज करके, ठीक है, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह मैंने इनको भी कट किया दरमियान में। ठीक है, और ये लाइन बनाई कर्व तक, इसको भी कट किया और ये लाइन बनाई कर्व तक। ठीक है, ये कर्व तक। अब देखिए एक रेक्टेंगल आपको यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल बनी, दूसरा पॉइंट ऊपर चला गया यहाँ तक बनी, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, और अब चौथा पॉइंट यहाँ पे। अब आपके पास 4 रेक्टेंगल हैं। देखिए एक ये रेक्टेंगल है, 1 2 3 और 4। इन 4 रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करें तो ये f(1) 1.5, ये देखें 1.5 है, ये f(2) और f(2.5) ये आएंगे सारी की सारी। ठीक है, तो एक f(1) से आई हाइट, एक f(2) से आई 1.5 से आई, और एक f(2) से आई, और एक f(2.5) से आई। ठीक है, लेकिन इनकी विड्थ सब चेंज हो गई है। हाइट तो ये f(1) है, ये 1.5 है हाइट। ठीक है, f(1.5), ये हाइट f(2) थी, ये हाइट f(2.5) आ गई। हाइट्स तो आ गई रेक्टेंगल्स की, लेकिन अब इनकी विड्थ अगर आप देखें ना तो 1 नहीं रही, बल्कि ये 1/2 हो गई। 1 से 1.5 तक विड्थ जो बनती है वो 0.5 बनती है। इसकी भी 0.5 आ गई विड्थ, इसकी भी 0.5 आ गई विड्थ। ठीक है, और इसकी भी 0.5 आ गई विड्थ। अब ये एरिया आ गया। अब ये ट्राइंगल्स का एरिया जो है ना इससे बेहतर है। ये देखिए ये बहुत कम था, अब देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें इधर बची हैं, बची तो अभी भी है, एरिया पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो एरिया अंडर द कर्व था और एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स है थोड़े से क्लोज आ गए हैं, पहले बहुत दूर थे। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम इंक्रीज करते जाएं रेक्टेंगल्स को तो एट द एंड हम देखेंगे कि रेक्टेंगल्स बहुत ज़्यादा ले लेने से जो एरिया अंडर द कर्व है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स है वो तकरीबन बराबर हो जाता है आपस में। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें जैसे इसी में ही मैं आपको बना के बता दूं, या दोबारा से बना लेते हैं इस पिक्चर को। ठीक है, कि आपके पास ये था ना कर्व, ठीक है, ये 1 था, ये 3 था। ठीक है, वही है, मैंने थोड़ा सा ये इसको ऐसे दोबारा से बना लेते हैं इसे। ठीक है, 1 2 3,
और ये 1 है। अब देखिए अगर मैं बहुत सारी रेक्टेंगल्स बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़्यादा सारी रेक्टेंगल्स बना दूं, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है और ये देखें छोटा सा एरिया बच रहा है सिर्फ इधर। इसी तरह ये है तो छोटा सा एरिया बच रहा है। चलते जाएं इस तरह रेक्टेंगल्स बनाते जाएं तो थोड़ा एरिया यहाँ से बचता जाएगा, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ रेक्टेंगल्स जो है बहुत ही करीब चले जाएंगे एरिया, तकरीबन एरिया अंडर द कर्व जो है एग्जैक्ट, ठीक है, जो रिक्वायर्ड आपका एरिया है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स के जो सम ऑफ एरियाज, ठीक है, कि अगर आप सम कर दें सारे एरियाज को, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, तो आप हमारा जो एरिया वो बहुत ही करीब हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू ये होगा दोनों के, ठीक है। अब फिर वो तो एरिया जो है अगर मैं ए स्टार कह दूं इसको, ठीक है, ए स्टार अगर मैं कह दूं जो राइट साइड पे चीज़ आई है, अब हम ये करने लगे हैं कि अगर आपके पास कोई जनरल कर्व है, एक्स स्क्वायर ना भी हो, ठीक है, कोई जनरल कर्व है, ये कर्व है और इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं, ए से लेकर बी तक कोई 2 पॉइंट्स के दरमियान एरिया निकालना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें ये ए है और ये बी है, ठीक है, इनके दरमियान एरिया। हमने इसको रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया कि जी एक x1 x2, अभी हमें पता नहीं है ना ये कौन से नंबर हैं, तो हम x1 x2 x3 so on चलते जाएं, तो आखिर में जो b है इसको xn कह दें कि ये xn है, n रेक्टेंगल n सब इंटरवल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये पहला जो था ये x0 था, x0 a है, xn b है, तो ये इससे पहले वाला हो जाएगा xn-1, यानी अगर मैं 10 रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x9 x10, ठीक है। अब n है तो n तक n कुछ भी हो सकता है, 5 10 20 15 जितना भी आप ले लें, ठीक है। अब हर एक पॉइंट को मैं x1 x2 कहता जा रहा हूँ, ठीक है। अब इन x1 x2 पे हमने वो रेक्टेंगल्स बनाए, ठीक है। तो इस पहली रेक्टेंगल की जो हाइट है वो x0 से आएगी, ये हाइट है, ठीक है। दूसरी रेक्टेंगल की जो हाइट है वो इससे आएगी x1 से, ये x1 से दूसरी, x2 जो है वो तीसरी रेक्टेंगल की हाइट देगा मुझे, ठीक है, ये देखें ये तीसरी रेक्टेंगल की हाइट। इसी तरह चौथी रेक्टेंगल की हाइट x3 से आएगी और चलते जाएं, ठीक है। तो इसको हम ए स्टार कह देते हैं कि जो एरिया, ओरिजिनल एरिया तो ए था लेकिन ए स्टार क्या है कि हम रेक्टेंगल से जो अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो अब ये हमें विड्थ का नहीं पता कि ये विड्थ कितनी है, ठीक है, ये कितनी है x1 माइनस x0 x2 माइनस x1, हर एक नेक्स्ट में से पिछली वैल्यू माइनस करेंगे तो विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो जनरल जो विड्थ है पहले रेक्टेंगल की x1 माइनस x0, इसको हम कहते हैं डेल्टा xn, ठीक है, डेल्टा x आई कह दें। ये होता है कि अगर आप पहले एंगल किया ना ये, तो fx1 से ठीक है, ये आपकी विड्थ है किसी भी रेक्टेंगल की, कि आपने देखें आई अगर मैं 1 ले लूं तो डेल्टा x1 क्या आएगा, x1 माइनस x0, तो ये पहले रेक्टेंगल की आ जाएगी, ये डेल्टा x1 है। सेकंड का अगर लें x2 माइनस x1, तो डेल्टा x2 अगर रखें ना आई की जगह तो x2 माइनस x1 आएगा, इसका मतलब है डेल्टा x2 सेकंड रेक्टेंगल की है। तो अब पहली रेक्टेंगल थी डेल्टा x1, यानी ये इसकी हाइट क्या थी, ये जो हाइट है ये थी f ऑफ x0, ठीक है, या इसको 1 भी कह सकते हैं आप, इसको अगर इसको 1 कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें, 4 कह लें, तो ये xn यहाँ पे आ जाएगा, तो ये xn+1 आ जाएगा, ठीक है। तो बुक ने मेरे ख्याल x1 से शुरू किया, तो ये fx1 पहले रेक्टेंगल की हाइट है, इसको डेल्टा x1 इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। ये जो पहले एरिया इसका जो एरिया है वो है ये, ठीक है। इसी तरह सेकंड का एरिया जो है वो ऐड करना, तो सेकंड की हाइट fx2 से आएगी, ये fx2 सेकंड की हाइट दे रहा है और इसकी लेंथ क्या, डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर ये सेकंड रेक्टेंगल की आ गई, ये सेकंड रेक्टेंगल की आ गई, ठीक है। इस तरह आप चलते जाए करते जाए तो आखिरी जो रेक्टेंगल है उसकी क्या आएगी कि fxn था ना, ये आखिरी रेक्टेंगल जो है ये वाली, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये fxn से इसकी हाइट आ रही है, ये fxn से, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो डेल्टा xn है। तो ये n रेक्टेंगल्स हमने ऐड कर दी, ये जो है वो इसकी है,
ठीक है, ये सारी रेक्टेंगल, तो इसको हमने ए बार कह दिया। अब ए स्टार जो है ये बहुत क्लोज है जो ओरिजिनल एरिया, क्योंकि ये हम थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं। देखें ये हर रेक्टेंगल के ऊपर थोड़ा सा एरिया जो हमने नहीं इंक्लूड किया, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स आप कंसीडर करते हैं ना, तो ये बिल्कुल छोटे 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 एरियाज हैं, तो इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए जो एरिया आया वो ये आया, और इसको सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो राइट साइड है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स आई लिख दें और डेल्टा एक्स आई लिख दें, यानी कि ith ट्राइंगल है, और सम कर दें ओवर ऑल द वैल्यूज। आई 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। अब देखिए जब i को मैंने 1 कहा तो ये क्या आएगा, fx1 डेल्टा x1 जो कि पहली है, और इस सम का मतलब, ये सिग्मा का मतलब होता है कि ऐड करते जाएं, i की डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं और ऐड करते जाएं। तो i को 1 से लेकर n तक वैल्यूज देके ऐड करेंगे ना, तो एग्जैक्टली ये चीज़ आएगी आपके पास, एग्जैक्टली ये चीज़। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोटेशन है, ये है आपका a स्टार। ठीक है, अब इसको बेस करते हुए ना हम एक डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, इफ f इज बाउंडेड फंक्शन ऑन द इंटरवल a b, वी शैल डिफाइन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f एज a to b fx dx। अब देखिए ये वही इंटीग्रेशन का ही साइन है, इंटीग्रल ऑफ fx dx, लेकिन अब सिर्फ ये इंटरवल की वजह से ना इसकी वैल्यूज आ गई हैं, ये a से लेकर b तक है। ठीक है, और ये वही, ये देखिए ये वही एरिया नहीं जो हमने a स्टार निकाला था, ये वही है ना, समेशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to n fx i डेल्टा एक्स आई। ठीक है, तो अब लिमिट ले लें, अगर n गोज टू इन्फिनिटी तो ये डेफिनेट इंटीग्रल दे देगा, और ये एग्जैक्टली एरिया के इक्वल आ जाएगा a, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था। ये देखिए यहाँ पे ना, अगर मैं ये एरिया लिखूँ कि आपके पास जो एग्जैक्ट एरिया था ना, दो ये एग्जैक्ट एरिया बगैर रेक्टेंगल बनाए, इसको हमने ए कहा था, एग्जैक्ट एरिया ए है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए स्टार था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए स्टार थे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करते जाएं तो ये क्लोज एंड क्लोज जाता जाएगा एग्जैक्ट एरिया के, लेकिन जब तक हम इन्फिनिट मैनी रेक्टेंगल्स ना ले लें उस वक्त तक ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होती जाएगी, लेकिन लिमिट जब आप लेंगे ना कि ये नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके पास n थे, तो n को मैं इन्फिनिट इंटरवल्स ले लूँ ना, अगर मैं इन्फिनिट इंटरवल्स ले लूँगा तो ये ट्रायंगल्स जो हैं वे तकरीबन लाइनें बन जाएंगी। देखें इन्फिनिट रेक्टेंगल्स का मतलब यही है ना कि आपके पास ये हर पॉइंट पे एक रेक्टेंगल है, हर पॉइंट पे एक रेक्टेंगल, तो पॉइंट पे अगर रेक्टेंगल बनाए तो वो तो स्ट्रेट लाइन्स बनती जाएंगी। तो इन सारी लाइन्स को आप ऐड करते जाएँ, देखें ये ऐड करते जाएं तो पूरे का पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसके नीचे। लेकिन आपको पता है कि किसी दो पॉइंट्स के दरमियान कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो ये इन्फिनिट मैनी लाइंस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ले लें ए स्टार का, तो फिर ये एग्जैक्टली इक्वल टू a आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिमिट लेने से, तो इसी लिमिट को उसने डेफिनेट इंटीग्रल भी कहा है कि ये जो आप लिमिट ले रहे हैं ना इन रेक्टेंगल्स की, इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने दे दी कि ये जो लिमिट थी ए स्टार की, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी की लिमिट जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल है, और वही एरिया अंडर द कर्व भी आ जाता है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट्स एज द साइज ऑफ ऑल द इंटरवल्स इन द सब डिवीजन अप्रोचेस 0 एंड हेंस द नंबर ऑफ इंटरवल्स n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो जब n को इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो डेल्टा x 0 हो जाएगा, जो विड्थ ऑफ इंटरवल्स है ना वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइंस बनती जा रही है, सिर्फ हाइट है, विड्थ है ही नहीं। ठीक है, तो अब ऐड करते जाए इन सब को, fx1 fx2 fx3 fx4 हो, इन्फिनिट मैनी fx ऐड करें तो पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर, तो एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेफिनेट इंटीग्रल ना सिर्फ एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ये आपको एरिया अंडर द कर्व भी दे देता है, तो ये एक एप्लीकेशन भी आ गई डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को 19.2 कहा है इसने। ठीक है, आपके बुक में ना ये इक्वेशन का नंबर 19.2 है। ठीक है, इन दिस इक्वेशन 19.2 प्रेजेंट्स द नोटेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए लेफ्ट साइड जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल की नोटेशन है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, इस तरह पढ़ते हैं हम इसको, इंटीग्रेशन ये जो है लिखी हुई, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसीलिए देखें आप याद करें कि जब हमने सिर्फ इंटीग्रेशन की थी तो हमने उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा था कि उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती, बस इंटीग्रल होता है, एंटी डेरिवेटिव जो है। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, ए टू बी, तो यही मैंने उस वक्त भी मेंशन किया था कि इसको इनडेफिनेट हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको लेटर ऑन पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखें क्योंकि इसको हम डेफिनेट कहते हैं ना, तो उसे इनडेफिनेट कह देते हैं, लेकिन सिर्फ इंटीग्रेशन भी कह दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है,
The values a and b which appear respectively below and above the integral sign are called the limits of integration. तो सबसे पहले ये चीज़ आ गई कि अब limits of integration भी हैं आपके पास. ये जो a और b थी जो हमने इंटीग्रल साइन के नीचे और ऊपर लिखी है a to b, ये आपकी लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की. द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लोअर लिमिट कहते हैं इसको a को, और अपर लिमिट आ गई आपकी b. द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज a, अपर लिमिट इज b. The notation a to b fx dx can be described as the definite integral of, ठीक है जी, the notation a to b fx dx can be described as the definite integral of f between a lower limit a and an upper limit b, or more simply the integral of f between a and b. तो एक कुछ भी कहा जा सकता है, इंटीग्रल फ्रॉम a to b या इंटीग्रल बिटवीन a and b, जो भी आप इसको कहना चाहें. ठीक है, अब एवेलुएट किस तरह करना है, एवेलुएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल. अब ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि एवेलुएट कैसे किया जाए. ठीक है, तो हम एवेलुएशन के लिए अब बार बार देखें, लिमिट्स लेना आसान काम तो नहीं है ना. वैसे तो अगर आप रिकॉल करें कि जब भी हमने इंटीग्रल निकालना है a to b fx dx, ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो भी आपका इंटरवल a to b दिया हुआ है इसको n सब इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही है ना. ठीक है, x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xn. ठीक है, ये सब इंटरवल्स में हर इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू लेंगे, उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन की वैल्यू लेंगे, उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, चलते जाएंगे, एफ एक्स एन डेल्टा एक्स एन करेंगे. ठीक है, ये जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो फिर इसकी लिमिट भी लेंगे कि लिमिट एज एन गोज टू इन्फिनिटी, ये भी लेंगे. पहले सम को एवेलुएट करेंगे, ये आपका फंक्शन ऑफ एन बनेगा, ये फंक्शन ऑफ n बनेगा. तो जब फंक्शन ऑफ n आएगा तो हम उसकी लिमिट ले लेंगे. हम ले सकते हैं ना लिमिट. तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बार बार करना आसान काम नहीं है कि पहले आप सब इंटरवल्स बनाएं, फिर उसको उसको फंक्शन ऑफ n में कन्वर्ट करें और फिर उसकी लिमिट भी लें एट द एंड. ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है इंटीग्रल निकालने के लिए. तो हमें कुछ है तो ये इंटीग्रल ही है ना, तो जब हम पहले इंटीग्रल पढ़ते रहे हैं, क्या उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसमें ये क्वेश्चन है. ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जो डायरेक्ट हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू दे देगा. ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहलाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ठीक है, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल एंड f इज एनी एंटी डेरिवेटिव. अब ये याद रखना है कि स्मॉल f का हम ले रहे हैं इंटीग्रल और कैपिटल F कोई भी उसका एंटी डेरिवेटिव है. ठीक है, देन फॉर एनी पॉइंट्स x इज इक्वल टू a एंड b ऑन द इंटरवल वेयर a इज लेस देन b. लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, ये याद रखना है. देखें, लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है. a to b fx dx इज f of b minus f of a. तो देखें हमने एंटी डेरिवेटिव यूज कर लिया ना यहाँ पे कि पहले एंटी डेरिवेटिव निकालें, फिर उसमें पहले अपर लिमिट पुट करें, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करें. देखें, सिर्फ अपर लिमिट हमने यहाँ पुट कर दी, लोअर लिमिट यहाँ पुट कर दी. ठीक है, और बीच में माइनस साइन आ गया. तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, द डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी इवैल्यूएटेड बाय डिटरमिनिंग द इंडेफिनेट इंटीग्रल fx. पहले तो इंडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लें fx, और फिर आप उस fx की विदाउट c जो fx आपका आया है उस पे आप b रिप्लेस करें और a रिप्लेस करें, सब्ट्रैक्ट कर लें. ठीक है, समटाइम्स डिनोटेड बाय दिस. ठीक है, कि हम इसको ये जो है इस तरह लिख लेते हैं कि fx पहले निकाला और a to b आगे लिख दिया और फिर उसके बाद हमने b और a रिप्लेस किया. एज यू विल सी इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, देयर इज नो नीड टू इंक्लूड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इस कांस्टेंट को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया उसको ना. और वैसे भी अगर यूज कर भी लें तो c हमेशा जीरो हो जाएगा, कट जाएगा. अगर मैं इस पूरे इंटीग्रल में b पुट करूं तो c रहेगा ना, a पुट करूंगा तो ये फिर c ही रहेगा. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जब इसने हमेशा कैंसिल ही हो जाना है तो डेफिनेट इंटीग्रल में c ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल एक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये बताएं कि अगर मैं सिर्फ, ये बार बार हम ये नहीं करेंगे, पहली एग्जांपल है तो मैं इसलिए ये करके दिखा रहा हूँ. मैं विदाउट लिमिट्स पहले इसको सॉल्व कर लूँ कि इसका सिर्फ एंटी डेरिवेटिव क्या है. ठीक है, विदाउट लिमिट्स. तो ये आप अगर याद करें तो क्या था, 2 + 1 over 2 + 1 प्लस c. ठीक है, तो ये आ गया x³ / 3 + c. अभी मैंने c ऐड किया लेकिन हम इसको छोड़ देंगे. अच्छा, अब देखें नाउ आपके पास fx ये आ गया ना, कैपिटल fx. अब देखें अगर इंटीग्रल में 0 से 3 तक ले लूँ, 0 से 3 तक x² dx, तो वो कहता जी कि पहले इसका एंटी डेरिवेटिव निकालें, जो मैंने निकाल लिया है x³ / 3, और अब इसकी लिमिट्स हैं 0 से 3. ये एक नोटेशन है जो सिर्फ राइट साइड में ब्रैकेट लगा के ना इस तरह की तो लिख देते हैं कि 0. इसका मतलब ये है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है, ये जो हमने लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि वी स्टिल नीड
टू रिप्लेस x is equal to 3 and x is equal to 2 and subtract, ठीक है, x is equal to 0 and subtract। कि अभी भी हमने अब ये वैल्यूज डाल के सब्ट्रैक्ट करना है। अब यह करेंगे हम कि x की जगह पहले अपर लिमिट डालें 3, तो ये 3 क्यूब बाई 3 हो गया, और फिर माइनस लोअर लिमिट डालें। अब देखिए, अब मैंने कोई ब्रैकेट श्रैकेट नहीं लगाई, बस ये आंसर आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने ये बीच में ये हमने काम किया कि पहले fx लिखें, यही उसने कहा था यहाँ पे देखें, पहले fx लिखें और आगे लिमिट्स लिख दें a to b, फिर उसके बाद आप ये रिप्लेस करके fb माइनस fa निकाल लें, ठीक है। अब देखें आंसर इसका क्या आया, 27/3 विच इज़ 9, ठीक है, 9 आंसर आ गया। अब इस c की देखें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो नो नीड, अब मैं लिख देता हूँ इधर कि नो नीड ऑफ दिस सी, कि हमें सी की ज़रूरत ही नहीं है, सी के बगैर ही आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। एक और एग्जांपल देखते हैं। वन टू 4 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब अलग से यहाँ पे मैंने क्या किया था कि अलग से ये कैपिटल fx निकाला था मैंने, ये जो निकला था ना, ये जो हमने निकाला ये क्या था हमारा, ये fx था, बिग fx, ठीक है। अब इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन निकाल लें। 2 अपनी जगह पे है, ये x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x क्यूब बाई 3, ठीक है। माइनस 4 अपनी जगह पे है, x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाई 2, प्लस 5 की इंटीग्रेशन है 5x। और अब आप, ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेशन आ गई। अब आप कहें जी कि ये अभी भी हमने लिमिट्स यूज़ करनी है 1 से 4, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन की, उसके बाद मेंशन कर दिया कि अभी हमने लिमिट्स यूज़ करनी है। ये सिर्फ एंटी डेरिवेटिव आया है, ये सिर्फ कैपिटल fx आया है, अभी हमने fb माइनस fa भी करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले अंदर ही, क्या ये 2x क्यूब बाई 3, उस वक्त तक लिमिट्स ना पुट करें जब तक सिंप्लीफाई कर लें आप। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ये 2 और 2 कैंसिल हुए थे ना, 2 4। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब आप लिमिट्स पुट करें। लिमिट्स कैसे पुट करनी है कि पहले 4 रिप्लेस करें, तो 2 टाइम्स 4 क्यूब बाई 3 माइनस 2 टाइम्स 4 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 4, ये आ गया 4 के साथ f ऑफ b माइनस f ऑफ a क्या है 1, तो 1 रिप्लेस करें, माइनस 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 1, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये था f ऑफ b विच इज़ 4, ठीक है, और ये है f ऑफ a विच इज़ 1, f1। अगर ये आपका fx है, ठीक है, ये जो fx निकला था, इसमें f4 और माइनस f1 कर दिया हमने, ठीक है। और इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, फंक्शन नहीं। जब वैल्यूज रिप्लेस कर दी तो फिर फंक्शन गया, ठीक है। तो अब अगर इसकी हम वैल्यूज देखें इन दो नंबर्स के ऊपर, ठीक है, तो पहला आता है 30 2/3 और 3 2/3, ठीक है। जो पहली वैल्यू है ये वाली f ऑफ 4 30 2/3 है, माइनस ये जो है 3 2/3 है। तो अगर आंसर निकालें तो 27 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो 27 इसका आंसर आ गया डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हुए ये निकाल लिया। और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, ये देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी, e to the x dx, ठीक है। अब ये निकालते हैं। अब इसमें चाहें तो fx अलग निकाल लें, जो आप मर्जी मेथड करें, ठीक है। मैं दोनों मेथड फॉलो कर रहा हूँ। इसमें एक तो ये कर सकते हैं कि साइड पे आप पहले fx निकाल लें, और fx क्या है, इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स, ठीक है, विदाउट लिमिट्स इंटीग्रेशन है, और ये ex है, और प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इसके ये आता है ना, लेकिन इसको इग्नोर कर दें क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या है, इसका आंसर तो होना चाहिए ना fx फ्रॉम a to b, ठीक है। लेकिन fx क्या है आपका, fx है ex, यही आया ना, ex का ex ही होता है, और a to b हमारा क्या है, -2 to 1। अभी तक हमने ये लिमिट्स पुट करनी है, तो e टू द पावर 1 पहले रिप्लेस करेंगे और माइनस e टू द पावर -2 रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या है, e टू द पावर 1 तो e होती है, और ये 1/e² हो जाएगा।
और अगर आप इसका एलसीएम ले लें ई क्यूब माइनस 1/e², तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे ये यहाँ पे भी आप रुक सकते थे, ये भी ठीक था, यहाँ पे रुक जाते तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म ले आए हैं तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अलग से ये एफ निकाल के और लिमिट्स यूज़ कर लें, ठीक है, डायरेक्ट इधर, दैट्स फाइन, ये एक तरीका है। या फिर आप इसको अलग ना निकालें, इधर ही इंटीग्रल निकाल के लिमिट्स यूज़ कर लें, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब पिछले आपने सारे रूल याद रखने हैं एंटी डेरिवेटिव वाले, जो हमने 18th चैप्टर में पढ़े थे। 2 to 4 x over x² - 1 dx। याद है आपको कुछ? अगर आप रिकॉल करें, एक रूल था आपके प्रीवियस चैप्टर्स में, मेरा ख्याल रूल 9 था ये, ठीक है, रिकॉल रूल 9, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर आपके पास नीचे एक फंक्शन है f(x), तो फिर ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये नीचे वाले फंक्शन का लॉग जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। ये रूल था, ठीक है। हमारे पास नीचे एक फंक्शन है x² + 1, लेकिन इसका डेरिवेटिव 2x है, लेकिन हमारे पास तो x था, तो इसका मतलब है कि पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। x की जगह 2x करें, और अगर आपने 2x कर दिया तो फिर 2 अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया ना, तो उसको बाहर डिवाइड भी करें, ठीक है। 2 आपने खुद से मल्टीप्लाई किया था, ये 2 उसको बैलेंस भी करें। अब अंदर वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी, log of x² - 1, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि log अब वही बात है कि c लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये 2 से 4, अब ये लिमिट यूज़ कर लें 2 से 4। तो पहले 1/2 log of 4 यूज़ करेंगे, तो 4² - 1 is 15, ठीक है, और -1/2 log of 2 रिप्लेस करें तो 4 - 1 3। ये आपके पास आंसर आया। तो अगर आप ये नेचुरल लॉग्स निकालें तो फिर भी ठीक है, वरना लॉग में ही आंसर छोड़ दें। ये देखिए, एक लॉग का ये भी प्रॉपर्टी होती है कि 1/2 कॉमन है ना, तो log of 15 - log of 3 है, ठीक है। और log of a - b एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो कि log of m - log of n, अगर ये ऐसा हो ना तो इसको एक log में लिख सकते हैं और ये m / n हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस हो तो डिवाइड होते हैं। तो ये देखिए 1/2 log of 15/3 आ जाएगा आपका, और 15/3 क्या है, log of 5। तो इस तरह भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, log of 5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मजीद अब log को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं। log of 5 निकाल के देख लें, जो आता है उसको 2 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल थी आपकी इंटीग्रेशन की। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, वो पढ़ते हैं क्या हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी तक हमने क्या किया कि डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन किया कि होता क्या है, ठीक है, कि a to b f(x) dx, और वो एरिया देता है अंडर द कर्व। लेकिन ये मेथड बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस का जो थ्योरम है उसकी मदद लेते हैं कि एंटी डेरिवेटिव निकालें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी कि हमने एंटी डेरिवेटिव्स निकाले, अपर और लोअर लिमिट डाल के हमने आंसर निकाला। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो कहता है इफ f is defined and continuous on the interval ab, then a to b f(x) dx is minus b to a f(x) dx। यानी अगर आप लिमिट्स चेंज कर दें, a से b से to b to a कर दें, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव के साथ आ जाएगा। ये a है, b to a, ठीक है। अगर a to b f(x) dx को b to a f(x) dx कर दें तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको साथ। ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि देखिए नीचे वाली लिमिट छोटी होनी चाहिए। अगर आपको नीचे वाली लिमिट बड़ी दे दी जाए ना, तो हम उनको उल्टा करके तो फिर माइनस लगा देते हैं साथ के, लिमिट तो छोटी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा a to b f(x) dx is minus b to a f(x) dx, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है वो ये देख लें। -2 to 1 4x³ dx,
ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स 4/4 आया और -2 से 1। देखिए इंटीग्रल साइन नहीं लगा सकते हम, जब इंटीग्रेशन आपने कर दी ना तो फिर ये इंटीग्रल साइन नहीं इधर यूज़ कर सकते। अब याद रखिएगा, ये ना हो कि आप इंटीग्रेशन करके ये इंटीग्रल साइन लिख दें इधर -2 to 1, ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। इंटीग्रल करके तो फिर एक ये लाइन से लगा के इधर ब्रैकेट सी तो फिर हम मेंशन कर देते हैं कि अभी हमने लिमिट्स यूज़ करनी है। x4 -2 to 1। अब आप रिप्लेस करें तो 1 to the power 4 -2 to the power 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -16 बनता है ये, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया -15। अब अगर हम दूसरी लिमिट्स लगा के इसको हल करें, 1 से -2 तक हल करें, जो कि करना नहीं चाहिए क्योंकि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, तो ये लोअर लिमिट इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो ना तो आप इस तरह से करें कि इसको -2 से 1 लिखें और इसको नेगेटिव साइन लगा दें कि ये ऐसा होना चाहिए। वो इसलिए कि लोअर लिमिट हमेशा छोटी होनी चाहिए और फिर कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस टाइम्स -15। ये भी हमने निकाला ना इसको, तो ये +15 है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर देंगे तो आंसर +15 आ जाएगा, माइनस ऑफ दैट वैल्यू आएगा। देखिएगा लिमिट्स चेंज करने से आंसर माइनस हो जाता है। ये देखें, इसको डायरेक्ट मैं करता हूँ, 4x³ बाई ये x³ है ना, ठीक है। 4x 4/3 4 और लिमिट्स है 1 से -2 अब, तो ये 4 कट गया। तो अगर पहले आप -2 रिप्लेस करें पावर 4, फिर 1 to the power 4 करें, तो ये देखें ये आएगा 16 - 1 विच इज़ 15। देखिए आया ना वो नेगेटिव, यहाँ पे ये -15 था, लेकिन जब मैंने लिमिट चेंज करके सॉल्व किया तो ये +15 आ गया। तो इसका मतलब है लिमिट्स अगर उल्टी करें तो एक माइनस का फ़र्क आता है बीच में, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम A to A, उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि देखें एक फंक्शन था, फर्ज करें ये आपका फंक्शन था, ये वैल्यू है A, आपने इस A से A पर इंटीग्रेट कर दिया। इसका मतलब है आपने एरिया निकालना है सिर्फ इस पॉइंट के नीचे। तो देखें जब विड्थ ख़त्म हो जाए, एक लाइन का कोई एरिया नहीं होता, लाइन की लेंथ होती है, एरिया उसका 0 होता है, ठीक है। एरिया निकालने के लिए मुझे इंटरवल चाहिए होता है, ए से किसी और वैल्यू तक करेंगे तो फिर एरिया आएगा। अगर इसको ए से ए तक ही करना है तो इसका कोई एरिया नहीं है, 0 है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाली लिमिट्स अगर सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 होता है, ठीक है। और इसको ये भी देख सकते हैं क्योंकि जब इसको आप एवेल्युएट करें ए से ए तक fx dx को, तो फर्ज करें कि fx का है कैपिटल fx, ठीक है, और उसको हमने a से a तक इंटीग्रेट करना है। अब a से a रिप्लेस करें ना, fa करें और -fa करें, दोनों लिमिट सेम थी ना, तो ये हमेशा 0 ही होगा, fa -fa 0 होगा। तो इसलिए लिमिट सेम होने से 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी 3 क्या है, अगर आपका f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है a और c के ऊपर, और b कोई बीच में, देखें a c इंटरवल है जहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और b उसके बीच में कोई पॉइंट है, तो वो कह रहा है कि आप इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं कि अगर आप a से b तक जाएं और फिर b से c तक जाएं। देखें a से b तक और b से c तक, आप पहले a से b तक जाएं और फिर b से c तक जाएं, या आप डायरेक्ट a से c तक चले जाएं, डायरेक्ट a से c तक चले जाएं, ये एक ही बात है, ठीक है। बीच में रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एरिया आपका उतना ही आएगा। देखें a से b प्लस b से c तक, ये आपको a से c तक डायरेक्ट वैल्यू दे देता है। तो आप इंटरवल को कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं। देखें ये था ना, अगर फर्ज करें ये a और c है और कहीं बीच में आपने रोक लिया b, a b c, इस एरिया को अलग निकालें, इस एरिया को अलग निकालें, इन दोनों को ऐड कर दें तो आएगा तो वही पूरा एरिया ना, कोई कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं होगी ना, ठीक है। a से b तक निकाला एरिया, फिर b से c तक निकाला, दोनों को ऐड करें तो a से c तक का आ गया एरिया, ठीक है। कुछ मिसिंग नहीं होता क्योंकि बीच में जस्ट एक लाइन है और लाइन कोई एरिया नहीं लेती, लाइन का तो एरिया 0 होता है, ठीक है। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7, कह रहा जी शो दैट 0 to 4 3x² dx is equal to 0 to 2 3x² dx plus 2 to 4 3x² dx, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो अब देखिए हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, क्योंकि शो करना है ना हमने, तो लेफ्ट साइड अलग कैलकुलेट करेंगे, राइट साइड अलग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि आंसर दोनों का सेम आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट करें 0 to 4
3x² dx, ठीक है, ये आएगा 3x³/3, तो ये 3 काट गया, 0 to 4। अब 4 रिप्लेस करें तो 4³ - 0³, तो ये कितना आता है 64। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 to 2 3x² dx और फिर 2 से 4 3x² dx, ठीक है। तो जब 0 से 2 के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन तो x³ थी ना, 3x³ आता है, 0 से 2 प्लस अगेन 3x² की x³ आ जाएगी और ये 2 से 4 है। अब ये दो इंटीग्रेशन है, पहले ये इधर करेंगे 2³ - 0³ ये अलग आई, प्लस इसका आएगा 4³ - 2³, ऐसा ही है ना, पहले 4 रिप्लेस किया फिर 2, इधर पहले 2 रिप्लेस किया फिर 0। अब देखें 2³ आता है 8 प्लस इधर 4³ आता है 64 - 8, तो अब आंसर क्या आया आपका 8 - 8 0 हो गया, तो आंसर 64 आया। तो देखें ये भी 64, ये भी 64, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। क्या आपकी लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई है, तो ये प्रूव हो गई, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो ये आपके पास प्रूव हो गया आपके पास कि ये लेफ्ट और, तो ये थ्योरम का एक किस्म का प्रूफ भी है, ठीक है। क्या वाकई हमने खुद से नहीं ये आपको प्रॉपर्टी बता दी, ऐसा ही होता है जब भी आप बीच में इंटरवल को ब्रेक कर दें, बीच में कोई वैल्यू छोड़नी नहीं है। देखें ये 2 और ये 2 सेम है, ये 2 और ये 2 सेम है। ये नहीं है कि आप 0 से 3 तक जाएं और 0 से 2 तक जाएं और फिर 3 से 4 तक जाएं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें बीच में आप चीज़ छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप 0 से 4 तक जा रहे थे ना, ठीक है, तो 0 से 4 तक जाना है आपने, तो ये नहीं है कि 1 2 3 4 है ना, तो ये नहीं है कि आप 0 से 2 तक गए और फिर 3 से 4 तक गए। अगर ऐसा आप काम करेंगे तो देखें बीच में आप जगह छोड़ गए ना, ये वाली रह गई बीच में, तो ऐसा नहीं है, जहां पे आपने लेफ्ट ऑफ हुए थे वहीं से आगे चलना है। आप 0 से 2 तक गए थे और फिर 2 से ही आगे चले गए, तो फिर बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, हमेशा वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी 4 है कि जो हमने पढ़ा था ना कि कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए भी ट्रू है। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमने पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लें आप एंटी डेरिवेटिव से। अब यही चीज ट्रू हो जाती है आपकी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी, कि अगर लिमिट्स दी हुई हैं तब भी आप किसी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, देखें 0 to 4 3x² dx, ये पिछली जो हमने एग्जांपल की थी 0 to 4 3x² dx, ठीक है। तो इसमें से डायरेक्ट भी हम 3 को बाहर लेके जा सकते हैं और हम इस तरह कर सकते हैं 0 to 4 x² dx, ठीक है। तो 3 बाहर है और इसकी इंटीग्रेशन आ गया x³ / 3 फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। अब 3 तो बाहर ही पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व कर लें, ये आता है 4³ / 3 - 0³ / 3, ठीक है। तो ये जो आया 3 बाहर ही पड़ा हुआ है, ये 64/3 और -0, तो ये देखें अब 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 64 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कांस्टेंट जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल में से भी बाहर निकाल सकते हैं, आपके आंसर को कोई गलती नहीं होगी। लास्ट प्रॉपर्टी इसमें यह है कि if a to b fx dx and a to b प्रॉपर्टी 5 है, लास्ट प्रॉपर्टी इस सेक्शन की, इफ a to b fx dx and a to b gx dx exist, प्रॉपर्टी 5 है, लास्ट property of this section, if a to b fx dx and a to b gx dx exist। अब देखिए फंक्शन डिफरेंट है, fx और gx अलग है लेकिन लिमिट सेम है, a to b दोनों की लिमिट सेम है। exist then
a to b fx plus minus gx dx is equal to a to b fx dx plus a to b gx dx। इसमें देखें ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में भी पढ़ी थी कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका इंटीग्रल निकालना है तो आप उनके अलग अलग इंटीग्रल निकाल के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये चीज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी ट्रू है लिमिट्स के साथ, कि लिमिट्स अगर सेम है, ठीक है, दोनों की लिमिट्स अगर सेम है तो फिर आप fx gx ऐड भी कर सकते हैं, उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल में भी वैलिड है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वन टू फोर, 2 to 4, 4x minus 5, dx plus 2 to 4, 5 minus 6x dx। तो हम देखें पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, पता इस लिमिट से चलेगा कि देखें लिमिट्स दोनों में सेम है, 2 to 4, 2 to 4, तो फिर ये क्या ज़रूरत है इसको अलग अलग करने की। हम इसको यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 2 to 4 इसको ऐड कर लेते हैं कि 4x minus 5 पहले था, ये सम है ना, तो सम ही रहेगा, ये प्लस ही रहेगा, और ये 5 minus 6x इधर कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को कंबाइन करके एक ही इंटीग्रल बना लें, बजाय इसके कि दो इंटीग्रल सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें क्या है ये, अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 2 to 4, 4x ये 5 कैंसिल हो गए, 4x minus 6x minus 2x आ गए, ठीक है। तो आसान हो गया ना। अब -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी थी, तो x dx आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो -2 ये आएगा x स्क्वायर्ड बाई 2 और 2 से 4 तक, ठीक है। तो ये आएगा -2 बाहर है, 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, 8 minus 2, ये 8 आता है और ये -2 आ जाए, ठीक है। 16 minus 2 is 8 and 4 minus 2 is 2, तो -2 times 6 minus 12, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी, अपने रिवर्स प्रॉपर्टी यूज़ किया, आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, ठीक है। ठीक है जी। तो डेफिनेट इंटीग्रल का सबसे पहले ये इंटीग्रल कैलकुलस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ए से बी तक जाना है, ए से बी तक गए, तो देखिए रिव्यू करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या थे। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि a to b fx dx को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं कि अगर आपके पास लिमिट्स आ जाए, लिमिट लोअर लिमिट a से लोअर लिमिट b, इसमें a b से छोटा है। कंडीशंस क्या थी कि f जो आपका फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, fx इज कॉन्टीन्यूस ऑन द इंटरवल a to b, ठीक है। तो इंटरवल की लेफ्ट साइड हमेशा छोटी होती है, राइट बड़ी, तो ये कंडीशन थी, ये डेफिनेट इंटीग्रल था। इसको हमने कहा कि ये लिमिट एज एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ दिस सम है 1, और ऐड करते जाएं n रेक्टेंगल्स तक fx n डेल्टा xn, ठीक है। क्योंकि ये एक फंक्शन ऑफ n है, ठीक है, फंक्शन ऑफ n है, तो इसलिए हम इस लिमिट को ले सकते हैं। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने कहा जी कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो कोई ऐसा थ्योरम होना चाहिए या कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि हम ये डायरेक्ट निकाल लें थ्योरम, जिसको हमने फंडामेंटल थ्योरम कहा ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसने हमें ये दिया कि अगर a to b fx dx आप कर रहे हैं तो ये आप इसका कोई एंटी डेरिवेटिव निकाल लें, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव निकाल लें fx, ठीक है, और फिर लिमिट्स यूज़ कर लें a से b। इसका मतलब क्या है, इस नोटेशन का मतलब ये है कि पहले f में आपने b रिप्लेस करना है और फिर आपने f में a रिप्लेस करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। वेयर इसमें ये जो कैपिटल f x है, ठीक है, इज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि ये इंटीग्रल है विदाउट लिमिट्स, इज एनी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f of x, ठीक है।
तो ये इसमें एक कंडीशन थी कि आप अगर स्मॉल एफ एक्स का कोई भी एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कैपिटल एफ एक्स, तो फिर उसमें आपने लिमिट, अपर लिमिट रिप्लेस करनी है बी एंड देन द लोअर लिमिट और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसने हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी, क्योंकि अगर ये थ्योरम ना होता तो ये ऊपर डेफिनेशन देखें कितनी मुश्किल थी। ठीक है, कि आप डेफिनेशन fx1 से fxn तक वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले तो x1 x2 x3 अप टू xn लेने इतना मुश्किल है हमारे लिए कि कैसे डिसाइड करें कि कितने नंबर लें, क्या करें, और फिर इस सम को फंक्शन ऑफ n बनाना, क्योंकि हमने ये देखिए इसको कन्वर्ट करना है फंक्शन ऑफ n में। ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। आप करके देखिएगा किसी क्वेश्चन में कि फंक्शंस को, इस पूरी चीज़ को n में कन्वर्ट करना भी मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद फिर लिमिट लेना और फिर आंसर निकालना। डूएबल है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, लोग करते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान काम ये हो गया कि आप एंटी डेरिवेटिव्स को यूज़ कर लें जो हम पहले पढ़ते रहे। तो जब हम उसको यूज़ कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो जब ये काम किया तो हमने देखा कि बड़े आराम से हम इंटीग्रल्स निकाल लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ है, अगर लिमिट्स इस तरह की हों तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ का मकसद ये है कि बिफोर एवेलुएटिंग, बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देख लेंगे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं यूज़ हो रही जिससे काम और भी आसान हो जाए हमारा। जैसे हमने कहा कि अगर a से a तक fx को इंटीग्रेट कर दें तो ये ज़ीरो होता है, इसमें आप सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट ज़ीरो लिख दें। फिर हमने कहा कि अगर a टू b की जगह माइनस b टू a दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने एक माइनस लगाना है और लिमिट्स चेंज कर लेनी है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी थी। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी थी कि अगर a से b fx dx है और b से c fx dx, इसमें फंक्शन एक जैसे हैं, देख लें fx एक जैसा है और ये b भी एक जैसा, ये b और ये b। तो फिर हम इस b को बीच में से स्किप कर देते हैं, a से c तक चले जाते हैं डायरेक्ट और fx dx को इंटीग्रेट करते हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपके फंक्शन में तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और a से b तक। तो ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी पढ़ी थी। और फिर हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर आप a से b तक किसी fx प्लस gx को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं कि fx dx अलग कर लें और लिमिट वही रखनी है a से b ही। ठीक है, और gx dx को अलग कर लें। और यही चीज़ ट्रू है माइनस के लिए भी, अगर इधर माइनस है तो फिर इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, और हमने जो एग्जांपल की हम इधर से उधर चले गए थे कि यहाँ से वहाँ जाना चाहें तो फिर भी ठीक है। अगर दो अलग अलग इंटीग्रल है उनको एक कर लें तब भी ठीक है। हो सकता है कि कोई कॉमन टर्म्स हो fx और gx में जो कैंसिल आउट हो जाए, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि 5 कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी बीच में है। तो आपने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डेफिनेशन, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, उन सब को यूज़ करते हुए हम बड़े इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, हमारे पास टाइम है, कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं, बल्कि मैं एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, जो हम करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो उसमें पहला जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में से वो 11 प्रॉब्लम है। ये निक की बुक का पेज 881 है। इस 81 पे एक्सरसाइज गिवन है, तो मैं 11th प्रॉब्लम कर रहा हूँ। तो कह रहा जी 4 to 6 है और dx/x है, इस तरह लिखा हुआ है dx/x। अब इसमें कुछ समझ नहीं आती कि क्या इंटीग्रेट करना है, dx या x। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसको पहले सीधा करके लिख लें। ये देखिए, ये 1/x आपका फंक्शन है और dx अलग लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप पहले इसको लिख लें। अब 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ x। याद है आपको, 1/x का एंटी डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x है, और फिर लिमिट्स यूज़ करें 4 to 6, तो ये आएगा log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 4। और फिर हमने एक प्रॉपर्टी रिकॉल की थी कि जब माइनस होता है तो ये लॉग्स डिवाइड हो जाते हैं, तो ये log ऑफ 3/2 आ जाएगा, जो भी आंसर है। तो इधर आप रोक लें, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल, प्रॉब्लम नंबर 14 करके देखें, इसी पेज के ऊपर देखें। -1 से 0 है, 3x² e⁻³ dx। अब कोई फार्मूला याद है आपको? एक फार्मूला रिकॉल करें। हमने कहा था कि अगर e के पावर में कोई फंक्शन गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसका डेरिवेटिव वही आ जाता है e f x + c।
ठीक है, तो ये हम यूज़ करने लगे हैं। देखें e की पावर है और इस पावर का डेरिवेटिव 3x² मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये e टू द एक्स क्यूब ही आ जाएगा। देखें e टू द fx पूरे का पूरा वापस आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद था। तो इधर डेरिवेटिव मौजूद है 3x², तो ये पूरे का पूरा आपका आ गया। अब इसकी लिमिट लेनी है -1 से 0, ठीक है, तो ये क्या आया e टू द एक्स क्यूब -1 से 0 तक। तो पहले आप 0 रखेंगे, e टू द 0 क्यूब माइनस e टू द -1 क्यूब, ठीक है, तो e टू द 0 तो e टू द 0 ही है, माइनस e टू द -1 है, तो ये e टू द 0 इज़ 1 और -1 इज़ 1/e, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 1 - 1/e। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें कोई प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाए, वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 51 देख लें, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का है। 2 to 4 x² + 3x + 1 -2 to 4 2x² - 7x + 1 dx। तो ये एक प्रॉब्लम गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें लिमिट्स एक जैसी हैं, 2 to 4 2 to 4, तो इसको कंबाइन क्यों ना कर लें, दो अलग इंटीग्रल निकालने के बजाय एक इंटीग्रल निकालते हैं। तो x² + 3x + 1 हमें गिवन था और -2x² + 7x - 1। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसा ही है ना, ये माइनस जब अंदर जाएगा सबके साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, 2 to 4, इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, x² - 2x² इज -x², ठीक है, ये दोनों, फिर 3x और 7x ये 10x बन जाएंगे और 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। इंटीग्रेशन पहले की -x³/3 आएगी और दूसरे की 10x²/2, तो वो 5x बन जाएगा। 10x²/2 इज 5x, ठीक है, ये आपका एंटी डेरिवेटिव आया। लेकिन अभी हमने लिमिट्स यूज़ करनी है 2 से 4 तक, तो अब ये लिमिट्स यूज़ करें 2 से 4 तक, तो ये आएगी -4³/3 + 5 × 4, ये f(b) हो गया यानी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में आएगा 2³/3 + 5 × 2, ये लोअर लिमिट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 64/3 + 20 और माइनस ये है -8/3, तो ये +8/3 हो जाएगा और +10 जो है वो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया 8 - 64 56 बन गया, 56 -56/3 और +10। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 30 - 56 इज -26/3, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है जी, ये आंसर आ गया। एक और एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें कोई एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसमें एक देखें, $55 है प्रॉब्लम, ये इंटरेस्टिंग है। 55 प्रॉब्लम में देखें, 2 से 4 दिया हुआ है x + 8 dx और -4 से 2 दिया हुआ है 2x - 6 dx, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो 2 से 4 है, इसको 2 से 4 ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो 4 से 2 है, 4 बड़ी लिमिट है, ये नीचे नहीं होनी चाहिए, याद रखें, ये 4 इज बिगर, तो ये स्मॉलर है, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जब इंटरचेंज करते हैं, इसको 2 से 4 करते हैं, तो क्या आता है, ये माइनस बाय प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस आ जाता है ना, तो देखिए ये माइनस जो है ये प्लस हो गया इधर, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 2x - 6 dx। अब देखिए ये लिमिट्स दोनों बराबर है, 2 to 4 2 to 4, अब इनको ऐड कर दें, ठीक है, ऐड करें, इन लिमिट सेम थी तो हम ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, 2 to 4 पहला था x + 8 और फिर 2x - 6, x + 8 और ऐड हो गया इसमें 2x - 6 dx, ठीक है, इक्वल टू ये आएगा 2 to 4 x + 2x 3x आ गया और 8 - 6 + 2 आ गया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये आएगा 3x² / 2
प्लस 2x, ये आपके पास फंक्शन है और ये 2 से 4 तक हमने लिखना है। तो पहले 4 रिप्लेस करें, 3 टाइम्स 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 टाइम्स 4, ये एफ ऑफ बी आ गया। माइनस लोअर लिमिट प्लग इन करें तो 3 टाइम्स 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 टाइम्स 2। ठीक है जी, तो ये हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इट्स नॉट अ बिग डील, ये आप जो भी आता है इसका आंसर निकाल लें। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग द आंसर। अब इसमें एक चीज़ नोट करें, इसमें एक गलती कर सकते हैं स्टूडेंट गलती ये कर सकते हैं कि आप ये 2 to 4 था कोई फंक्शन और फिर था -4 से 2 तक। ठीक है, अगर इधर प्लस भी होता ना 4 से 2 तक, ठीक है, अगर ऐसा कुछ गिवन होता dx, तो इसको ये नहीं कह सकते आप कि देखें ये 4 है, ये 4 है, ये बराबर है, तो आप इसको 2 से 2 तक ले जाएं और dx कर लें। फर्ज करें ऐसा अगर होता ना कि सेम फंक्शन आपको दिया होता, ठीक है, कि ये फंक्शन f था, ये भी फंक्शन f ही है, तो मैं इसको f कर देता हूँ क्योंकि a से b और b से c तक जाना ना, तो b गायब कर दें, b से c तक चले जाएं और अब इसका आंसर 0 आ गया क्योंकि देखिए 2 से 2 तक 0 आ गया। ऐसा नहीं आपने करना। क्यों? एक चीज़ याद रखिएगा, ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों रॉन्ग है कि जो उस फार्मूले में कंडीशन थी ना, उस प्रॉपर्टी में अगर आप वापस जाके देखें तो जो कंडीशन थी ना, वो कंडीशन ये थी कि आपने ए से बी तक जाना है और ये जो लिमिट है ना, ये उसके दरमियान में होनी चाहिए कहीं। ठीक है, तो अगर आप 2 से 4 और 4 से 3 तक जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 जो है वो 2 और 3 के दरमियान में नहीं है, ये लिमिट बीच में होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो इसलिए ये अगर गलती आप ना कीजिएगा, इसमें जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है वही प्रॉपर्टी यूज़ होनी थी कि आपने यहाँ से इसको इंटरचेंज कर दें, क्योंकि ये 2 to 4 है, ये 4 to 2 है, या तो इनको अलग अलग आप हल करके सब्ट्रैक्ट कर दें, वो ठीक है। अगर आपने एक इंटीग्रेशन में लेके जाना है तो पहले लिमिट सेम करें, एक में 2 to 4 है तो दूसरे में भी 2 to 4 करें। और वैसे भी जब भी आपको क्वेश्चन में 4 से 2 गिवन हो तो आपने उसको चेंज करना ही करना है। वो इसलिए कि 4 नीचे बड़ा नहीं हो सकता, उसको ऊपर लेके जाएं, 2 to 4 करें और बाहर एक माइनस लेके आएँ, तो वो बाहर माइनस जो है उसको अगर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस कर देगा, वरना उसको माइनस कर देगा वो। ठीक है जी, तो ये आज हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की, प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करने की, फंडामेंटल थ्योरम को भी, या आप भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करें। और डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ कोर्स कोई इसमें पिछली चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं, जो हमने सिंपल इंटीग्रेशन की थी वो यूज़ होती है कि एंटी डेरिवेटिव पहले हमें निकालना पड़ता है, फिर हम लिमिट्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकें वो कम है। आप एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम्स पिक किए करें, जैसे मैंने 2-4 प्रॉब्लम्स पिक किए हैं, आप भी प्रॉब्लम्स पिक करें, इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ ताकि ये टॉपिक आज ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था। वी स्टार्टेड चैप्टर 19 टुडे एंड कवर्ड फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर 19.1, डेफिनेट इंटीग्रल्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। फिर हमने इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी की। नेक्स्ट टाइम इसी डेफिनेट इंटीग्रल्स को जारी रखेंगे। सेक्शन 19.2 में हम एरियाज निकालना सीखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज़ करते हुए हम एरियाज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।